क्या फूंकते हो यार, हमें भी तो बताओ, व्हाट डू यू स्मोक, आईड लाइक टू नो। शहबाज शरीफ, ठीक है, ऐसे तो शहबाज शरीफ कहता है कि हमें नेबर्स के साथ मदद करनी चाहिए। मेजर साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेजर साहब पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए मेजर साहब। अरे मेजर साहब को जा खड्डे, इतना डम कैसे हो सकता है कोई, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार, और कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, मुझे अभी तक ये बात समझ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नील मोहन बन गए सीईओ ऑफ यूट्यूब। गूगल का ही काम है तो, बट नाउ द ऑफिशियल सीईओ ऑफ यूट्यूब, जिस पे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, वो एक अमेरिकन इंडियन है, भारतीय मूल के हैं। वो इसके सीईओ बन गए और एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो कि भारतीय हैं। आपने सुना ही होगा ये मास्टर कार्ड और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और पेप्सी शेप्सी दुनिया भर के, ये वहां पे अमेरिका में जाके और यूके में जाके इन लोगों ने बिल्कुल वहां पे हर बॉल पे सेंचुरी मारने का एक इन्होंने प्रोग्राम बना रखा। अच्छा, मैं किसी से बात कर रहा था ड्रोन की, तो मैंने उनको बताया, पाकिस्तानी से बात कर रहा था, कह रहे यार मेजर साहब इंडिया तो ड्रोन ले रहा है और ड्रोन की टेक्नोलॉजी है और जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है जो ड्रोन बनाती है ना, प्रेडेटर और ये सब जितने भी रीपर ये सब ड्रोन है, तो ये कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जनरल एटॉमिक्स इसका नाम है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेजर साहब ये कंपनी आपको देगी, ये अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी देगी, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी कि नहीं, इंडिया ये खरीदेगा, इंडिया। मेरे कान में कुरकुर 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 करते, मैंने बोला पता है उसका सीईओ कौन है? करा कौन है? और विवेक है उसका नाम, विवेक लाल। करे यहां पे भी इंडिया बाजी मार गया। मैंने बोला जी यहां पे भी इंडिया बाजी मार गया, तो इंडिया हर जगह बाजी मार रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर परवेज ताहिर है, ये पाकिस्तान के हैं डॉक्टर परवेज ताहिर। उन्होंने अस्मा जहांगीर मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही कि रिजम्पशन ऑफ ट्रेड विथ इंडिया इज अर्ज्ड टू एड्रेस पीपल्स वोज। अच्छा, लोग बड़े परेशान है पाकिस्तान में, ठीक है। पता नहीं, कोई कहता है कि आटा पता नहीं कितने का ही है, 200-250 पता नहीं कितने का आटा है, कितने का प्याज है, मैं तो भूल भी गया क्योंकि रोज दाम बढ़ते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आज दूध का क्या भाव है, कल क्या है। बेसिकली बात यह है कि जो इंसान 30,000 रुपए महीने कमा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, जो 30,000 कमा रहा है, अगर उसका अपना घर है जिसपे वो किराया नहीं दे रहा है तो ठीक है, किसी तरीके से आज की तारीख में वो शॉर्टकट करके बच सकता है। जिसको किराया देना पड़ा वो तो गयो, फिर वो नहीं बच सकता, क्योंकि पैसे की, जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में, राइट। रुपए की कदर बहुत कम हो रही है, और सबसे बड़ी ये बात है कि चीजें हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको चीजें मिल भी जाएंगी, चीजें बड़ी स्केर्स हैं। लोग होर्डिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब मन में डर बैठ गया यार कि ठीक है, कल अगर आटा नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। तो अच्छा, जो अमीर आदमी है वो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, आटे की प्रॉब्लम है, चलो मेरे बेसमेंट में बहुत जगह है, डाल दो यहां पर 500 किलो आटा डाल दो, 1000 किलो आटा डाल दो, बाद में देखी जाएगी। वो करोड़पति आदमी है, उसको क्या 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बोला, आदमी को, अमीर आदमी को इस चीज का डर लग रहा है कि कल आटा मिले ना मिले। गरीब को यह डर लग रहा है कि मिल भी रहा है तो हमारी पहुंच से बाहर है। और आपकी पहुंच से बाहर क्यों है? क्योंकि अमीर को डर लग रहा है। तो इसमें शॉर्टेज है, वो तो है, लेकिन शॉर्टेज 2 किस्म की है। एक तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसके बाद भी पाकिस्तान ये सब चीजें इंपोर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये कह देता है, अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ओवर 80% ऑफ द वाटर पाकिस्तान इज गेटिंग। 80% से ज्यादा पाकिस्तानियों को, 80 से ज्यादा फीसद जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है एग्रीकल्चर का, आता ही नहीं करना। जैसे उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है, उसी तरीके से उनके जो किसान है उनका भी बेड़ा गर्क है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। बिकॉज देयर इज अ जनरल एनवायरमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंस इन पाकिस्तान। उनको नहीं आता, बेचारों को नहीं आता। ऐसी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं आता उनको। तो ये कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है ये। परवेज ताहिर कह रहे हैं कि he said the federal government size should be cut down in conformity with the requirement of the 18th amendment. Since the federal development spending is financed by borrowing, it ought to be reduced to zero until the budget is balanced. देखिए बड़ी अच्छी बातें हैं, राइट, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह रहे हैं। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं, जो भारतीय ऑडियंस है जो ये प्रोग्राम देख रही है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तो यार ट्रेड तो हो रही थी,
इमरान खान चौधरी बना बीच में, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऐसा सबक सिखा। इंडिया ने कब बोला कि ट्रेड करो? मत करो यार। अब भूख लग रही है, अब कह रहे हो इंडिया के साथ ट्रेड करना है। अब सोचो, अगर कल बोल देते हो कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी है और मोदी जी मना कर देते हैं, मोदी कहते हैं अब मैंने नहीं करनी, बात मत करो, मैंने करनी नहीं तुम्हारे साथ, फिर तुम कहां जाओगे? चीन तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और नाक से निकलेगी हेकड़ी पूरी है, तब पता लगेगा। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, जब ट्रेड चल रही थी भारत के साथ तो आप उस समय खून उबाल मार रहा था आपका, कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बड़े मजे आ रहे थे उसमें, कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। जब 370-35 से हटा था और जब इमरान खान ने बोला भारत के साथ ट्रेड बंद, तो मैं आपको बता रहा हूं कई पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि अब भारत को पता लगेगा, अब भारत को पता लगेगा पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के साथ ट्रेड बंद, भारत को पता लगेगा। क्या फूंकते हो यार, हमें भी तो बताओ। व्हाट डू यू स्मोक? आईड लाइक टू नो। क्या फूंकते हो जो इतना कॉन्फिडेंस आता है तुम्हें? हैं? भारत को पता लगेगा। ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि ट्रेड बंद हो जाएगी, भारत को पता लगेगा। अरे भाई साहब, भारत को क्या पता लगना है? पता तो आपको लग रहा है, हमें क्या लगना है? वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विद इन द नेक्स्ट 5 years विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमें क्या पता लगना है? पाकिस्तान वो पनौती है जिससे ट्रेड खत्म करने के बाद हमने पाकिस्तान से बिजनेस खत्म करा, भारत की प्रोफाइल बढ़ गई। जैसे कि दुनिया ऐसी चीज का वेट कर रही थी, जैसे कि दुनिया ऐसी चीज का वेट कर रही थी, यार क्या तुम फालतू के लोगों के पीछे पड़े हो यार, हटाओ, कोने में डालो। और बहुत अच्छा हुआ इमरान खान ने ट्रेड। मैं शहबाज शरीफ, मैं आपसे भी बोल रहा हूं सर, भारत के साथ ट्रेड की बात मत करिए। जो बीच बीच में आप हिंट देते रहते हैं ना, आप क्या सोचते हैं हमें समझ में नहीं आता? आप जो हिंट देते रहते हो, बीच बीच में आप ये सुरसुरी छोड़ते रहते हो। एक शगुफा आपने हवा में छोड़ दिया कि भारत के साथ हमें अपने मुल्कों के साथ ऐसे करते हैं, वो हमें अपने मुल्कों के साथ ट्रेड करनी होगी। कभी भी देखना शहबाज शरीफ बात नहीं करता, पूरा कथक करता है, ऐसे पूरे कथक के स्टेप्स करता है वो शहबाज शरीफ, ठीक है, ऐसे। तो शहबाज शरीफ कहता है कि हमें नेबर्स के साथ बना के रखनी चाहिए। मैं जानता हूं उसका नेबर से क्या मतलब है। वो चाहता है इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि जो 250 रुपए का प्याज है, जिस दिन इंडिया से ट्रेड शुरू करेगा हफ्ते भर के अंदर वो 20 रुपए का हो जाएगा, या 30 रुपए का, 40 रुपए का, और पाकिस्तानी आवाम को राहत मिल जाएगी। लेकिन परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत मानेगा? और मैं आपसे चाहता हूं, जो भारतीय हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, आप कमेंट्स में लिखिए क्या भारत को मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ये हिंट आना शुरू हो गए हैं। कभी थिंक टैंक के थ्रू हिंट आते हैं, कभी प्रधानमंत्री के थ्रू हिंट आते हैं, कभी इसके कभी उसके, राइट। और ये जनरल बाजवा जब था, जनरल बाजवा ने भी हिंट दी थी कि भारत के साथ सब चीज नॉर्मल करो, उनके साथ ट्रेड करो। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स का आप उनका लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी अच्छी खबर है। जो पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी है, एफबीआर कहते हैं उसको, एफबीआर ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहुत अच्छा काम करा। अब देखिए, हम दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक गौरव हो गया, दूसरा एक्स हो गया, राइट। हम दोनों के बीच में बात हो रही है। बोलो भाई बड़े बुरे हाल है यार। क्या बुरे हाल है यार? खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, सब्जी दूध आटा कुछ भी नहीं है, रोज खाली बर्तन खनक रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है यार। इस सब का सलूशन क्या है? अरे 10 मर्सिडीज खरीदते हैं ना, मजा आ जाएगा। ये पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के एफबीआर ने क्या करा? मुल्क में पैसे नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए सब्जी आटा नहीं है। एफबीआर कहता है कि 155 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करो। ये खरीदना चाहते हैं, और कुछ ये एंगल दे रहे हैं कि इससे मुल्क का फायदा होगा। जिस मुल्क के पास पैसे नहीं है खाने को, सब्जियां इनकी सड़ गई, जो कराची पोर्ट में सब्जियों का बाहर से विदेश से कंटेनर आया था, इनके पास पैसे नहीं थे उनको डॉलर देने के लिए, वो सब्जियां सड़ गई, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में भी पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि 155 लग्जरी गाड़ी हमें खरीदनी है। और ये किस पैसे से दे रहे हैं? आपको पता है किस पैसे से? ये वर्ल्ड बैंक ने जो दिया था इनको पैसा, लोन, उससे ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब आप समझ लीजिए,
जो हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद हमें करनी चाहिए, कुछ है यहां पे अमन की आशा वैरायटी कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, मेजर साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेजर साहब पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, मेजर साहब। अरे मेजर साहब को जा खड्डे में। आप भाई साहब एक बात बताओ, उस मुल्क को जरूरत है? 155 लग्जरी गाड़ी, आवाम एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहा है, एक दूसरे को जान से मार रहा है आटे के 5 किलो के 10 किलो के आटे के बैग के लिए। वहां पे लड़ाई फसाद हो रहा है सड़क पे कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उनका जो रईस तबका है, जो सरकार है, वो तो लग्जरी गाड़ियां खरीद रही है। मर्सिडीज BMW आ रहे हैं उनके यार, लग्जरी गाड़ियों का उन्होंने ऑर्डर दे रखा है। वो कह रहे हैं 155 लग्जरी गाड़ी देंगे, और किस पैसे देंगे? वर्ल्ड बैंक के। और इसको जस्टिफाई करने के लिए पता नहीं कौन सा इन्होंने लाहौरी चूरन, लाहौरी लोमड़ी का दिमाग जो है, लाहौरी लोमड़ी, उसके दिमाग से लाहौरी चूरन निकला और चूरन से 155 गाड़ियां आ रही हैं। ये मांग के लग्जरी में जी रहे हैं लोग। आप समझ रहे मेरी बात? पाकिस्तानी मांग के, भीख मांग के एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। ये है एटीट्यूड। अच्छा जी, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ तुम्हारे चरण कहां है बेटा? शहबाज शरीफ को मना करा था पहले बार, तुर्की ने मना करा तो शहबाज शरीफ जलील हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो गया था ना, वो शेख गया था ओमान का, कहां का गया था, शेख कहीं का, तो जिसका बड़ा वो आओ भगत हुई थी, बड़ा वेलकम हुआ था, फिर से इसकी ईगो पे आई। ये एक्चुअली तुर्की पहुंच गया वहां पर। यार बड़ा ढीठ आदमी है यार। भाई किसी ने ठीक ही होता है कि यार बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो। मैं मान गया, पाकिस्तानियों पे फिट आती है बात, इनको बेइज्जती लगती नहीं यार। वो कह रहा है तुम मेरे घर मत आओ, मैं परेशान हूं, तुम मेरे घर मत आओ, मेरे घर में जलजला आ रखा है, मेरे घर में भूकंप आ रखा है, 30-40 हजार लोग मर गए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, इस वक्त घर मत आओ मेरे, प्लीज हाथ जोड़वा लो। तुर्की कह रहा है इनसे, ये कह रहे हैं यार मत आओ, हम तो पहुंच गए। ये घर की घंटियां मार रहे हैं बाहर से कि बताओ चाय नाश्ते में क्या है। पहुंच गया भाई वहां पे। एक फोन करके भी ये कम्युनिकेट हो सकता था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। वो जो शेख गया था ना, वो तो अरबों लेकर गया होगा वहां पे, अरबों लेकर गया होगा। तुम क्या लेकर गए वहां पे? ये सिर्फ घूम कर आ गए। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है, कोई इतना अनफीलिंग कैसे हो सकता है, कोई इतना डम कैसे हो सकता है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार, और कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं। तुम क्यों गए वहां पे? शहबाज शरीफ क्यों गए? क्या लेने गए थे वहां पे? तुमने फिर अपने मुल्क की बेइज्जती करवा दी यार। और ये किसके साथ गया था? जाहिर सी बात है, ये देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, ठीक है जी। Prime Minister Shehbaz Sharif on Thursday reached Turkey to express solidarity and support with the Turkish people. फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगजेब भी गई थी। स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम तारिक फतेमी भी गए थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर भी गए थे। ये 4-5 बड़े लोगों को, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल लोगों को अपने साथ ले गया जहाज में। फिर इसने वहां पे डायलॉग क्या मारा? नेचुरल डिजास्टर्स एज द अर्थक्वेक इन Turkey and Syria are beyond the capacity of any single government to handle. No country, however resourceful, can deal with devastation of this magnitude. It is time the world came forward and extended support to the suffering humanity. ये पहले यार देखो ना, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान कुछ तो दे रहा है तुर्की को। क्या दे रहा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने वैसे अफगानिस्तान को कुछ नहीं दिया, पर इन्होंने अफगानों को क्या बोला कि देखो तुम तो गैरतमंद लोग हो यार, तुम तो अफगान हो, ठीक है, तुम अफगान हो, तुम तो भीख नहीं मांगते, अगर तुम गरीब भी हो तो तुम भूखे सो जाओगे, लेकिन अफगान कभी ऐसे अपना हाथ आगे नहीं करेगा। पाकिस्तानियों ने अफगानों को यह बोला, हम जानते हैं कि तुम गैरतमंद कौम हो, हम जानते हैं तुम कभी भीख नहीं मांगोगे, लेकिन यार 80 तो गैरतमंद नहीं है ना, हम तो मांग लेंगे भी। तो उन्होंने पहले अफगानों के लिए भीख मांगी। अफगानों ने बोला हमारा नाम मत खराब करो, ठीक है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, भागो यहां से, भागो यहां से। तो तालिबान ने भगा दिया इनको। अब ये तुर्की के लिए भीख मांग रहा है। आप इसका सेंटेंस देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं। No country, however resourceful, can deal with devastation of this magnitude. It is time that the world came forward and extended support to the suffering humanity. अरे बेवकूफ आदमी, वर्ल्ड इज ऑलरेडी सपोर्टिंग। इंडिया के कितने लोग वहां पे बैठे हैं, लगातार हर रोज फ्लाइट जा रही हैं, वर्ल्ड दे रहा है, दुनिया टर्की को सपोर्ट कर रही है, इजराइल के लोग वहां पे बैठे हैं। ये सिर्फ वहां पे बातें करने गया था आदमी।
अपना पीआर बनाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देखो ना, पाकिस्तानी लीडरशिप, में आवाम को नहीं बोल रहा, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप का बिल्कुल अंदर से ना ये मरे हैं बिल्कुल यार। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। दे डोंट हैव अ हार्ट। आप कभी सोच सकते हैं 36-38 हजार लोग बेचारे खत्म हो गए तुर्की में, वहां पे लेक्चर देने चला गया है अपना पीआर बनाने के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं वल्चर पॉलिटिक्स। जो गिद्धों की राजनीति होती है ना, ये गिद्धों की राजनीति करते हैं, इसीलिए मेरा दिल बड़ा खट्टा होता है। अच्छा जी, अफगानिस्तान में तालिबान के बीच लड़ाई हो गई और जो वहां पे सिराजुद्दीन हकानी है, उसने हैबतुल्ला अखुनजादा जो है वो लीडर है, तालिबान का सुप्रीम लीडर है। ये मुल्ला उमर उस सिलसिले का है। ये मुल्ला उमर जिस लेवल पे था उसमें ये हैबतुल्ला अखुनजादा है। तो सिराजुद्दीन हकानी ने उसके ऊपर तंज कसते हुए ये बोला है कि ये ग्रुप का जो टॉप ब्रास है मोनोपोलाइज कर रहा है पावर को, डैमेज कर रहा है सरकार को। ये कौन है ये हकानी? एक तो सिराजुद्दीन हकानी है, फेमस हकानी नेटवर्क है, उसका हिस्सा है ये। और जो हकानीज हैं, ये हकानी नाम इनका इसलिए है क्योंकि एक हकानिया नाम का इनका एक मदरसा है पाकिस्तान में, वहां के पढ़े हुए हैं ये। मैं ये नहीं कह रहा है पाकिस्तानी है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिराजुद्दीन हकानी पाकिस्तानी है, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में पला बड़ा है ये, मैं ये कह रहा हूं। और उस मदरसे के नाम से अपना नाम हकानी रखते हैं क्योंकि उस मदरसे के लोग पढ़े हुए हैं। ये होम मिनिस्टर है तालिबान गवर्नमेंट में, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। अब इनकी लड़ाई हो गई। मैं काफी टाइम से पाकिस्तानियों को ये बता रहा था कि द तालिबान इज नॉट होमोजीनियस। तालिबान एक टुकड़ा नहीं है पूरा, एक जैसे कि होमोजीनियस होती है। नहीं मेजर साहब, आप तो ऐसी बातें करते हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। हम तो काबुल जा चुके हैं, आप तो काबुल कभी गए नहीं। मैंने बोला यार सुनो, मैं काबुल नहीं गया, लेकिन मेरे खोपड़ी में दिमाग है। तुम्हारा काबुल में प्लॉट भी होगा ना, ऊपर वाला माला तो खाली है, तुम क्या समझोगे वहां पे? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं डे 1 से कह रहा हूं। आप मेरे स्टेटमेंट देख लीजिएगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तालिबान इज नॉट एन होमोजीनियस एंटिटी। एक जैसी होमोजीनियस एंटिटी यानी कि एक ऐसे नहीं है। उसमें भी लड़ाइयां हैं, उसमें भी काफी लोग दाएं बाएं रहते हैं तालिबान में। अब इनके बीच में जिसको कहते हैं कि तोड़ नजर आ रही है तालिबान के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हकानी है, ये सिराजुद्दीन हकानी, ये पाकिस्तान का बड़ा क्लोज है, ये आईएसआई का बहुत क्लोज है। जब वो नहीं गया था फैज हमीद, आईएसआई का फॉर्मर चीफ, तो ये इस हकानी से मिला था वहां पे काबुल में। तो ये बच्चे हैं आईएसआई के। अब हमें यह देखना है कि ये क्यों इसने बात करी अभी। ये बिना पाकिस्तान के छेड़छाड़ की तो बात नहीं करी होगी इसने, इस आदमी ने। ये बात इसने क्यों करी? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अच्छा ठीक है, तालिबान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तालिबान ड्यूरेंट लाइन पे बिहेव नहीं कर रहा, तालिबान टीटीपी को नहीं रोक रहा, तो चलो हम हकानी नेटवर्क से तालिबान के जो मेन लीडरशिप है उसको हम स्ट्रेस देते हैं। तो ये आईएसआई अपने गेम्स खेल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट गेस एज ऑफ नाउ, बट लेट सी हाउ इट अनफोल्ड्स। इस स्टोरी को हम फॉलो करेंगे। जब भी इस पर नई खबर आएगी मैं जरूर आपके पास एक खबर लेकर आऊंगा दोस्तों। अच्छा जी, तो यहां पे जो हमारा वीडियो है वो आज का खत्म होता है और अब हम आते हैं अपने सवालों और जवाबों पर। ठीक है, तो दोस्तों है नानी पीवी, दिस इज नानी फ्रॉम तमिलनाडु। नानी जी नमस्कार, बहुत बहुत वणक्कम। हमारे पास अरबों डॉलर हैं पर हम कश्मीर जेनोसाइड की कहानी क्यों नहीं सुनाते? हम बंगाल फैमिन की, खालिस्तान की, कारगिल वॉर की कहानी क्यों नहीं सुनाते? हमारा लूटा हुआ माल तो ब्रिटिश अपने म्यूजियम में डालते हैं, ठीक है। वाई कांट गवर्नमेंट हायर फेमस डायरेक्टर्स लाइक राजामौली एंड शंकर टू डू दिस? लुक एट द ज्यूज, दे हैव मेड सो मेनी मूवीज। यानी कि ये बात कर रहे हैं जो हॉलोकॉस्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, जैसे शिंडलर्स लिस्ट बनी है और भी बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में बनी। देखिए मैं आपको बताता हूं, इंडिया को जरूरी लगता ही नहीं है कि अपनी हिस्ट्री क्रॉनिकल करो, ठीक है। हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबों से क्रॉनिकल हो, हिस्ट्री फिल्म से, डॉक्यूमेंट्री से भी क्रॉनिकल होती है, राइट। इंडिया को लगता ही नहीं है जरूरी है, तो ये हमें कमी है जो हमें दूर करनी पड़ेगी। हमें ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स, तो उस समय मैं जा नहीं पाया, विवेक भाई का कॉल भी आया था और डिसाइड किया आप आइए। तो मैं उस समय, पिताजी मेरे अस्पताल में थे, तो मैं उस फ्रेम में नहीं था कि मैं जाके कोई फिल्म देखूं, लेकिन एक फिल्म बनाई, ठीक है। उसमें अनुपम जी भी थे और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम करा। उसी को हमारे ही लोग, हमारे ही राजनेता,
हमारे ही एनजीओज, हमारे ही लोग कहते हैं ये तो झूठी बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब आप बताओ कैसे, मतलब आप जो कुछ लोग यहां पे हिंदुस्तान में 99% लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो 1% है ना, ये कभी नहीं चाहते कि भारत का असली इतिहास सामने आए। क्योंकि अगर भारत का असली इतिहास सामने आएगा ना, बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। आपने बंगाल फैमिन की बात करी, बंगाल फैमिन एक डॉक्टर शशि थरूर ने, उनका टॉक है, जरा आप जाके देखिएगा यूट्यूब में। डॉक्टर शशि थरूर ऑन दिस थिंग, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने या हार्वर्ड में कहीं पे जाके उन्होंने लेक्चर दिया था। बड़ा आइकॉनिक लेक्चर है डॉक्टर थरूर का, वैसे भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीक्स वेरी वेल एंड ही इज अ वेरी इन्फॉर्म्ड एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन। आप डॉक्टर थरूर के स्टेटमेंट देखिए, आपको पता लगेगा। क्या इसके ऊपर बननी चाहिए डॉक्यूमेंट्री? 100% बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए। और आपको बनवानी चाहिए किससे? आप खुद ना बनाएं, नॉट बिकॉज ऑफ नॉट राजामौली एंड शंकर एंड ऑल दिस, नो, ये तो फीचर फिल्म बनाते हैं। आपको बनवानी चाहिए, ये खुद आपको बोलना चाहिए डिस्कवरी चैनल को, आपका हिस्ट्री चैनल है, आपको उसको बोलना चाहिए। और ऐसे चैनल्स हैं इसमें, नेटफ्लिक्स में आनी चाहिए, ठीक है ना। यू शुड मेक डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द बंगाल फैमिन। किस तरीके से एक मैन मेड फैमिन था, लाखों दर लाखों लोग कहते हैं 30 लाख से ऊपर बंगाली जानबूझ के अंग्रेजों ने मार दिए। वो अंग्रेज जो हमें मॉरल लेक्चर देते हैं कि भैया तुम्हारा प्रधानमंत्री जो है मोदी इतना बुरा है, ये है वो है, वो लोग लेक्चर देते हैं, झूठी चीजें बनाते हैं, फ्रॉड प्रोपेगेंडा। उन लोगों ने यहां पे 30 लाख से ऊपर बंगाली मार दिया, ठीक है। और लोग विंस्टन चर्चिल को हीरो समझते हैं। भारत में इनको पता ही नहीं है, ना ये जानना चाहते हैं। तो ये हमारे मुल्क का एक बहुत काला सच है, एक कड़वी सच्चाई हमारे मुल्क की, ठीक है जी। अब दूसरे पे आते हैं, ये हैं आकाश जैन जी। जैन मेजे साहब, जैन आकाश जी, जय हिंद। Akin to military theater commands, do you think an integrated command of internal security agencies also exists to neutralize? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है, अंडर एनएसए। तो एनएसए साहब का तो काम यही है ना, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब का तो यही, दैट इज हिज प्राइमरी रोल। ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे डवटेल इनटू द एनएसए's ऑफिस। Some of them, of course, report directly to the Prime Minister, but they dovetail for all practical purposes into, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो पूरा देश चलाना है, उनके पास जाहिर सी बात है कि हर रोज निटी ग्रिटीज के लिए टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन एनएसए के ऑफिस का यही मतलब ही यही है। सो देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस, है ना। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरा, कहते हैं कि ये सब तो जिन्ना जो है, ये शहरक वाली बात मोहम्मद अली जिन्ना कह के ऑफ हो गया। उसने ऑफ होने के कुछ महीने पहले बोली थी जिन्ना ने, वो आई थिंक कब ऑफ हुआ था, 48 में ऑफ हो गया था। उसके पहले उसने किसी लेक्चर में बोल दिया था कि कश्मीर हमारी शहरक है। कश्मीर क्यों हमारी शहरक है ये नहीं पूछा, पानी आता है वहां से पूरा पानी आता है, इसलिए हमारी शहरक है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी उन्होंने अपने आप को सुना दी पाकिस्तानियों ने, राइट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो असली बात है कि इनकी शहरक हो ना हो, राइट, इनको अब कश्मीर बहुत महंगा पड़ गया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को जितना घाटा कश्मीर की वजह से हुआ है और अफगानिस्तान की वजह से हुआ है, और किसी और जगह से और किसी डिसीजन से और किसी पॉलिसी से नहीं हुआ। इनकी कश्मीर पॉलिसी, इनकी अफगान पॉलिसी, वो ऐसे था कि अगर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगर अफगानिस्तान पेट्रोल का डब्बा था तो कश्मीर माचिस था। और ये पेट्रोल कहां छिड़का गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए और अफगानिस्तान के लिए खुद के जिस्म पे तेल छिड़क के आग लगा दी। दिस इज ट्रू। अब बुरा लगे तो बुरा लगे। अच्छा जी, ये कहते हैं कि आपको और लाहौरी चूरन वाले पड़ोसी चिचा को कानपुर से राम राम। जैन साहब राम राम, कानपुर से। अच्छा, ये बड़ा, मुझे ऐसी एक साथ हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो पाकिस्तानियों ने ये बोला, ये बोला ना कानपुर से हैं, तो बोला पाकिस्तानी ऊपर देखते हैं, बोले या खुदा ये खून की बारिश क्यों हो रही है, या खुदा ये खून की बारिश क्यों हो रही है। अरे खून की बारिश नहीं हो रही, कानपुर वाले गुटखा खा के थूक रहे हैं, ठीक है। एनीवे, अब हम आते हैं अनुराग। गुड इवनिंग मेजर साहब, हाउ सेफ इज द न्यूक्लियर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स आर प्रीटी स्टेबल एंड सेफ। सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, क्योंकि उनके पास एक ही तो एसेट है बेचारों के पास ले देके, और बाकी पूरा मुल्क अनसेफ हो जाए, ठीक है। बाकी अनसेफ पानी पिए, अनसेफ दूध कंज्यूम करें,
भूखे सो जाएं। एक चीज तो पाकिस्तान में सेफ है, वो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो उनको गार्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर एसेट्स को, उनका तालिबानी माइंडसेट है। तो जो हम सोचते हैं ना कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स को एक्सटर्नल थ्रेट है, अलकायदा ले जाएगा, तालिबान ले जाएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। लेकिन पाकिस्तान को थ्रेट इंटरनल है, क्योंकि जो सिपाही खड़ा है, राइट, जो कप्तान खड़ा है, जो मेजर खड़ा है, जो कर्नल खड़ा है, जो ब्रिगेडियर खड़ा है, जो जनरल खड़ा है वहां पे, वो दिमाग से, वो जहन से ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है। तभी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान ओसामा बिन लादेन की तारीफें करता है, कहता है वो शहीद है। आप समझ रहे हैं, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोलता है, जिसका मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ बोलता है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है ना, हाफिज सईद हमारा हीरो है, तो इनके हीरोज ऐसे, अब आप समझ लीजिए क्या इस मुल्क को बाहर से खतरा होगा? ये खुद अपने लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप ये समझिए कि बाहर से कोई नहीं आ सकता पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को छीनने के लिए। कई किसी के मन में गलतफहमी हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाएगा, ना, दैट इज 99.999% दैट कैन नॉट हैपन। अब 0.1% तो कभी भी कहीं पे कुछ हो सकता है दुनिया में, लेकिन ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। लेकिन आप ये समझिए कि वहां पे जो कर्नल खड़ा है, जो वहां पे कर्नल खड़ा है, मेजर खड़ा है, कप्तान खड़ा है, सिपाही खड़ा है, वो उसके बटुए में ओसामा बिन लादेन की फोटो है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि बाहर से अलकायदा लाने की कोई जरूरत है पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में? क्या आपको यह नहीं लगता कि वहां पे ऑलरेडी अलकायदा बैठा हुआ है? बाहर से क्या खतरा होगा? उनको तो अंदर से खतरा है, उनका अलकायदा वाले लोग ऑलरेडी हैं अंदर। दैट इज द प्रॉब्लम। और आज का लास्ट सवाल जो है ये है सुयाश राजपूत। मैं जैन मेजर आर्या, दिस इज सुयाश दिस साइड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। अच्छा, my question is, China is building CPEC under its strategy of surrounding India with its naval bases. They call it as a string of pearls. CPEC is part of it. Is India putting its effort to counter this move of China? I'm aware of the counter move of India called as Diamond Necklace, but not sure it's working at max as China is. अच्छा, पहली बात तो ये है कि सुयाश जी, ऐसा है कि CPEC जो है ना, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। CPEC इज पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक थ्योरी है। थ्योरी नहीं, इट्स प्रैक्टिकल ऑल्सो, बट दिस इज अ वर्किंग थ्योरी इन द सेंस दैट चाइना ये पोर्ट करता, ये पोर्ट लेता, ये पोर्ट लेता, ये पोर्ट लेता, इंडिया को सराउंड करके और दुनिया भर में अपना वर्चस्व फैलाने के लिए, राइट? मैं आपको एक बात बताऊं, गौतम अडानी ने, और मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं पर उल्टी तरीके से, गौतम अडानी ने सही पैसा कमाया या गलत पैसा कमाया? गौतम अडानी ने सही पैसा कमाया, गलत पैसा कमाया, ये मुझे नहीं पता। अगर बात सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, ठीक है? ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, और इन लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, राइट? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा गौतम अडानी को लेकर, राइट? लेकिन जिस दिन गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा था ना इजराइल में, जिस दिन गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा था और जिस दिन अडानी ने एनडीटीवी खरीदा था, मुझे पता लग गया था कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है। मेरा दिल कह रहा था इसके ऊपर अटैक होगा। और क्यों? अदानी के लिए $3 अरब कोई बड़ी बात नहीं है। हाइफा पोर्ट से अदानी कभी इतना पैसा नहीं कमाएगा कि अदानी बिल्कुल पागल हो जाए पैसा देख के, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है। जो अदानी ने खरीदा हाइफा पोर्ट इजराइल का, उसके लिए वो भारत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बाय है। उससे पैसे का इतना लेना देना नहीं है, उसकी लोकेशन जो है वो बहुत गजब की है, राइट? एनडीटीवी एक साल में कितना मुनाफा कम, मैं प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट। एनडीटीवी कितना कमा लेता होगा एक साल में? सोचिए, गेस करते हैं, चलिए। 15 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। वाइल्ड हो जाइए बिल्कुल, आप लेट योर इमेजिनेशन रन। एनडीटीवी कितना नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं पूरी रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं। कितना पैसा कमाता होगा एनडीटीवी? आपको क्या लगता है कि 50 करोड़ रुपए एक साल के लिए गौतम अडानी ने एनडीटीवी को इसलिए खरीदा है कि 50 करोड़ रुपए कमा ले? 50 करोड़ रुपए से क्या हो रहा है? ऊंट के मुंह में जीरा है गौतम अडानी के लिए। एनडीटीवी वाज आल्सो अ स्ट्रेटेजिक बाय। और अडानी के ऊपर अटैक होना था, यह लाजमी था कि उसके ऊपर अटैक हो, उसके ऊपर अटैक होना था। और गौतम अडानी की सबसे बड़ी गलती है कि उसको पता होना चाहिए था कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। जब आप हाइफा पोर्ट खरीदेंगे और जब आप मीडिया हाउस खरीदेंगे, आपके ऊपर अटैक होगा, ठीक है? ये होना था। गौतम अडानी गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड। गौरव आर्या कौन होता है?
इसके ऊपर सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन अटैक होना था और हुआ उसके ऊपर, और ये दोबारा होगा, आप देख लीजिएगा। जो भारत की कंपनी स्ट्रेटेजिक बाय करेगी, ठीक है, मैं बता रहा हूं, टाटा इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप। कई लोग कह रहे हैं कि साहब हिंडनबर्ग ने टाटा के ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन टाटा ऐसी बाय करेगा ना, टाटा के ऊपर भी अटैक होगा। वो अटैक कितना सक्सेसफुल होगा ये नहीं कह सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाटा का जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल का है, राइट। तो हो सकता है टाटा को ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अटैक जरूर होगा जिस दिन टाटा गेट्स इनटू स्ट्रेटेजिक बाइज, जिससे कि दुनिया की ताकतें देखें उसको अलग नजर से। पक्का अटैक होगा 100%। ये मैं आज बोल रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लीजिएगा कि मेजर ने बोला था, और ये वीडियो को, ये वाला जो पार्ट है, सेव कर लीजिएगा। आपको किसी ना किसी दिन पता लगेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। और ये मैं बहुत पहले से मेरे बात में दिमाग में बात चल रही थी कि ये होने वाला है, अडानी के ऊपर अटैक होगा। इस आदमी ने बिल्कुल सामने देखा, गौतम अडानी ने, और अपने साइड के फ्लैंक्स छोड़ दिए, और ये फ्लैंक से अटैक हुआ और अडानी को पता भी नहीं लगा कि कब उसके अंदर यहां से साइड से मिसाइल घुसी है, ठीक है, बिल्कुल जैसे रिप केज में होता ना, साइड में बॉडी के इधर से, बिल्कुल यहां से। तो ये दीज थिंग्स हैपन एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड दीज आर गेम्स एट द हाईएस्ट लेवल। और ये आगे भी होगा। कोई दूसरा, कल अंबानी खरीदेगा, अंबानी के ऊपर अटैक होगा। गौतम अडानी अगर चोरी कर रहा है, आप मान लीजिए, चलिए ठीक है, हिंडनबर्ग कहता है इसने चोरी करी है, चलिए एकेडमिकली स्पीकिंग हम लोग कहते हैं ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि इसने चोरी करी है, ठीक है। तो इसने चोरी आज करी है, इसने चोरी आज करी है। ये तो 30-40 साल से धंधा कर रहा है। ये कितने दशकों से अरबपति है, कितने दशकों से बाहर काम कर रहा है अपना। तब तो रिपोर्ट नहीं आई, क्यों? तब साफ था। अचानक 2023 में इसका पैसा गलत हो गया। और जो हिंडनबर्ग है वो क्या कल पैदा हुआ है? ये भी तो बहुत पुराना फर्म है। ये पहले क्यों नहीं करा? ये पहले क्यों नहीं करा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या 2022 तक गौतम अडानी बिल्कुल साफ था, 2023 में गंदा हो गया? ये पहले क्यों नहीं करा आपने? ये पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि 2022 में इसने हाइफा पोर्ट खरीदा और इसने एनडीटीवी खरीदा। 2023 पे इसके ऊपर अटैक होना था, हो गया। 2023 में नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बननी थी, रिलीज होनी थी। ये जो बात कर रहे हैं 2002 की, गोधरा का जो हुई थी राइट्स, वहां पे जो लोग मरे थे, 21 साल तक बीबीसी सो रहा था, 2023 में जागा। सोचिए क्यों, सोचिए तरह इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।